हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आज हम विलयन का जो अगला भाग है विलयन के बारे में, वाष्प दाब वाष्प दाब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वाष्प दाब के जो बेसिक बेसिक चीज़ें उनको समझेंगे, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि वाष्प दाब को समझना अनिवार्य होता है। किस तरह से वाष्प वाष्प बनती है और किस तरह से वाष्प होता है और किसके कारण उसको वाष्प दाब उत्पन्न होता है। वाष्प दाब क्या होता है कि वाष्प मतलब कि किसी भी पदार्थ की गैसीय अवस्था का दाब, उसको हम बोलेंगे वाष्प दाब, प्रेशर, उसको वेपर प्रेशर। मान लिया जाए अपने को वाष्प दाब समझने के लिए वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, एक पात्र लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पात्र लिया अपन ने, ये पात्र लिया और इस पात्र में हमने क्या भरा, कोई विलायक भर लिया यहां से। या कोई द्रव अवस्था में कोई पदार्थ ले लिया हमने। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो ऊपर की जो लेयर है, इसमें क्या होता है कि इनके जो किसी भी द्रव के जो अणु होते हैं या किसी भी पदार्थ के अणु होते हैं, उनके बीच में बल काम करता है, जिसको हम अंतराणु बल बोलते हैं। अंतराणु बल क्या करता है, एक दूसरे को संतुलित करता है, एक दूसरे को या आकर्षित करता है। और आकर्षित करने से क्या होता है, इनकी जो मतलब कि जो आकर्षण होता है, ये इनकी एक दूसरे के समीप में रहते हैं। ये एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं अंतराणु बल के कारण। लेकिन जैसे जैसे मान लिया पात्र खुला है आपका, तो इसको यदि हम मान लो बर्तन है, गर्मी के दिनों में अपने बर्तन में पानी बाहर रख दिया, धीरे धीरे क्या होता है, उसकी वाष्प बनती है और वाष्प धीरे धीरे उठती जाती है। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले कौन सा है कि यहाँ जो अंतराणु बल का मान ज्यादा है, क्योंकि यहाँ का जो अणु है चारों ओर से घिरा है, मतलब अणु से। जैसे ये अणु मान लो, तो ये अणु इधर अणु इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी है। तो ये अणु क्या है, एक दूसरे के चारों ओर से घिरे हुए हैं और चारों ओर से इनके ऊपर क्या बल काम कर रहा है, अंतराणु बल काम कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए ऊपर वाले जो अणु है, ये वाले, ये सिर्फ मात्र किधर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, नीचे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और ऊपर ये घिरे हुए नहीं है। तो इनकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, ये जल्दी वाष्पित होकर के वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। मान लिया जाए ये पात्र खुला है, तो ये वाष्प कहाँ होती है, वायुमंडल में मिल जाती है। लेकिन यदि पात्र को हम बंद कर देते हैं, क्या करते हैं, पात्र को अपन ने यहाँ पे बंद कर दिया, तो धीरे 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 क्या होती है, वाष्प इस खाली जो स्थान होता है पात्र का, जो ढका हुआ है, यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। मान लिया जाए अपन ने धूप में नहीं रखा है, इसको क्या करा है, कहीं इसको कहीं भी स्टोर वगैरह से इसको गर्म करने लग गए पानी को। अब यहाँ क्या होगा, ये नीचे के अणु पहले गर्म होंगे, पहले जो गर्म नहीं करते ऊपर के अणु गर्म होते थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अब नीचे के अणु गर्म हो रहे हैं। अब इनकी गति ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि इनको एनर्जी मिल रही है, तापक्रम मिल रहा है, ऊष्मा मिल रही है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये लेयर क्या होती है, मान लिया जाए ए लेयर है, बी लेयर है, सी लेयर है, डी लेयर है, ये है, ऐसी देश देश करके बहुत सारी इसमें लेयर होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले ए लेयर के अणु गर्म होते हैं, और गर्म होने के कारण क्या होता है, इनके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो धीरे 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 क्या होती है, ये लेयर आगे बढ़ती जाती है, ऊपर जाती जाती है, और इनके स्थान पर बी आ जाएगी, बी के सी आ जाएगी, सी के स्थान पर फिर डी आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से आती रहती है ये। तो कहने का मतलब है कि धीरे 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 पूरा हर लेयर गर्म हो जाएगी, और इतनी एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी उनके पास में, इतनी एनर्जी प्राप्त हो जाएगी उनको, कि उनकी गतिज ऊर्जा में इतनी वृद्धि हो जाएगी, अंतराणु बल का मान एकदम, उनको अंतराणु बल जो आकर्षण है उसको तोड़ देगी। अब वो तोड़ने से क्या होगा, ये जो अणु है, ये धीरे 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 क्या होंगे, वाष्प अवस्था में यहाँ पे बदल दिखेंगे आपको, ये दिखने लग जाएंगे यहाँ पे। अब ये पात्र ढका हुआ है, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा पात्र का ऐसे भर जाएगा वाष्प के अणु से। अब वाष्प के अणु से बदलेगा। अब धीरे धीरे क्या होता है कि पहले जो वाष्प था, जो द्रव था, ये किस रूप में बदल रहा था, वाष्पीकरण हो रहा था इसका। मतलब इसको बोलेंगे हम, ऊपर की ओर क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि ये जो वाष्पीकरण होते हैं, वाष्पीकरण ये क्या होते हैं कि द्रव की सतह उसके संपर्क में आते हैं और कायम बदल जाते हैं, ये द्रव में बदल जाते हैं, ठंडा हो जाता है ये, तो इसको बोलते हैं संघनन। तो वाष्पीकरण और इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे वाष्पीकरण के बाद में वाष्प बनती है, और फिर वाष्प के बाद में क्या होता है, संघनन। मतलब यूं कह सकते हैं अपन कि वाष्पीकरण और संघनन क्या होती है, साम्य अवस्था में आ जाती है। मतलब जितने वाष्प आप यहाँ बनेंगे कुछ समय बाद में,
उतने ही वाष्प वापस टाइम बदल जाएंगे, द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। ये द्रव अवस्था वाष्प अवस्था में बदल रही है और वाष्प अवस्था टाइम बदल रही है, द्रव अवस्था में बदल रही। तो एक साम्य स्थिति उत्पन्न हो जाएगी दोनों की, दोनों स्थिति की, कि जितने समय में जो द्रव के अणु हैं वो वाष्प अवस्था में बदल रहे हैं, उतने ही समय में उतने ही अणु टाइम बदल जाएंगे, वाष्प के द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। इसको बोलते हैं साम्य। तो यहाँ पे क्या होता है, साम्य स्थापित हो जाता है। किन किन के बीच में साम्य स्थापित होता है? वाष्प और द्रव के बीच में। अब जैसे ही साम्य स्थापित होता है, ये वाष्पीकरण इधर से जाएंगे तो वाष्पीकरण होगा, और इधर से जाएंगे तो ये मान लो द्रव है, और इधर से यदि हम जाएंगे तो यहाँ क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। तो इसको बोलेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। और इधर यदि वापस आएगी, ये वाष्प टाइम बदल रही है द्रव में, तो इसको बोलेंगे संघनन। लेकिन क्या होता है, दोनों की जो समय होता है कि द्रव की वाष्प में बदलना और वाष्प का द्रव बदलना, दोनों किस अवस्था में आ गई है? साम्य स्थिति में आ गई है। तो जैसे ही साम्य स्थापित होगा वाष्प और द्रव के बीच में, तो जो अब ये अणु क्या प्रेशर डालेंगे इनके ऊपर, द्रव के अणु, ये वाष्प के अणु द्रव की सतह पर, तो उसको बोलेंगे वाष्प दाब। अब ये जो, क्योंकि प्रेशर तो ऊपर भी जाएगा ये, क्योंकि इनको हटा नहीं सकता, क्योंकि पात्र बंद है पूरा आपका यहाँ पे, तो ये प्रेशर किधर डालेगा? यहाँ पे वाष्प के अणु किस पे प्रेशर डालेंगे? आपके ये जो अपन ने जो द्रव लिया था, इस द्रव की सतह पर एक दाब डालेंगे, तो उस दाब को हम क्या बोलेंगे? वाष्प दाब बोलेंगे। तो वाष्प दाब समझ में आया कि जब किसी द्रव को ऊष्मा दी जाती है तो वह किस अवस्था में आ जाता है? वाष्प अवस्था में आ जाता है। और वाष्प के अणु और द्रव के अणु जब साम्य स्थिति में आ जाते हैं, तो वाष्प के अणु द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाष्प दाब। और वाष्प दाब कब बोलेंगे उसको? जब द्रव और वाष्प किस रूप में आ जाएंगे? साम्य अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात वाष्पीकरण और संघनन क्रिया दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। इसको बोलेंगे हम वाष्पीकरण, वाष्प दाब उस स्थिति में। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ मान लिया जाए, अब ये वाष्प दाब है, इसको हम किससे दर्शाएंगे? प्रेशर के द्वारा। और ये वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? जो विलायक का जो द्रव है उसके अणु मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? विलायक के, या जो द्रव का है, जो अभी यहाँ विलायक क्यों नहीं लिया अपन ने? द्रव लिया है, द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसको बोलते हैं हम वाष्प दाब। क्या बोलते हैं इसको? ये जो प्रेशर है ये किसके समानुपाती होता है? जो द्रव लिया हमने यहाँ पे, जो भी द्रव अवस्था में था उसके मोल प्रभाज होंगे, यहाँ पे मोल होंगे, मोल है तो मोल प्रभाज भी होंगे। अब यहाँ एक घटक है तो एक ही घटक होगा, यहाँ पे दो घटक हो तो दो घटक का मोल प्रभाज होंगे, तीन घटक हो तो तीन घटक का होगा, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझना है। तो वाष्प दाब की परिभाषा क्या हो गई? जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तब उसकी वाष्प बनती है, तब द्रव वाष्पीकरण के द्वारा वाष्प अवस्था में आता है। तो वाष्प अवस्था में आता है, तो वाष्प अवस्था के बाद में वाष्प बनने की दर और संघनन की दर, जो मतलब द्रव की जो वाष्प की द्रव अवस्था, मतलब जिसको संघनन बोलते हैं, उन दोनों की जो गति होती है, या दोनों की जो बनने की दर होती है, वो बराबर हो जाती है। अर्थात उसमें क्या होता है? वाष्प और द्रव के बीच में साम्य स्थापित हो जाता है। वाष्प और द्रव के बीच में साम्य स्थापित हो जाता है। और साम्य अवस्था में जब वाष्प के द्वारा जो द्रव की सतह पर दाब डाला जाता है उसको हम बोलते हैं वाष्प दाब। अब यहाँ थोड़ा सा अपने को समझना है, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तब द्रव वाष्पीकरण के द्वारा वाष्प अवस्था में आ जाता है। कुछ समय बाद द्रव तथा वाष्प अवस्था
के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। तो साम्यावस्था पर द्रव तथा वाष्प के साम्यावस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब उत्पन्न किया जाता है, जो दाब डाला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे वाष्प दाब कहते हैं। आया कुछ समझ में कि जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तब द्रव वाष्पीकरण के द्वारा वाष्प अवस्था में आ जाता है। कुछ समय बाद द्रव तथा वाष्प अवस्था के मध्य क्या स्थापित हो जाता है? साम्य। अर्थात क्या होता है कि जितने समय में जो द्रव है वो वाष्प अवस्था में बदलेगा, उतने ही समय में वाष्पिक अणु द्रव के संपर्क में आने पर द्रव अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात संघनन होता है। अर्थात संघनन और वाष्पीकरण दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। दोनों की दर है वो बराबर हो जाती है, और जब उसी को बोलते हैं साम्य अवस्था है। तथा द्रव तथा वाष्प के साम्य अवस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब आरोपित किया जाता है, दाब डाला जाता है, उसे हम बोलते हैं वाष्प दाब। अभी अपने चित्र द्वारा समझा था, लेकिन अब यहाँ ऐसा समझेंगे हम, ये मान लिया जाए दो द्रव है, किसी पात्र में दो द्रव लिए, दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही वाष्प बन जाते हैं दोनों के। तो मान लिया जाए यहाँ पे हमने दो द्रव लिए, एक पात्र लिया हमने, और यहाँ पे हमने दो द्रव लिए हैं इसके अंदर, और दोनों ही कैसे हैं? वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे अपन ने दो घटक लिए, अब ये क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। क्या बन जाता है? विलयन। मान लिया इसमें ए घटक लिया और बी घटक ले लिया, मानिए ये विलायक है और ये क्या है? विलय है, और दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं, दोनों ही द्रव अवस्था में। ये भी द्रव अवस्था में है और ये भी द्रव अवस्था में है। अब यहाँ देखो कि यहाँ जो वाष्प बनेगी यह दोनों की बनेगी। अब यहाँ ये भी विलायक है द्रव, और ये भी विलय भी द्रव है, और दोनों कैसे हैं? द्रव का विलयन बना है। ये कैसा बना है? द्रव में विलयन, या द्रव में द्रव का विलयन। तो दोनों ही कैसे हैं? जब इनको गर्म करेंगे तो दोनों की वाष्प बनेगी। अब यहाँ जो वाष्प दाब रहेगा, मान लो इसको गर्म करा अपन ने, तो दोनों की जो वाष्प बनेगी उनका क्या होगा? दोनों का वाष्प, इसमें भी वही साम्य स्थापित होगा। यहाँ जितने अणु पहले धीरे धीरे क्या बनेंगे? दोनों विलय के भी और विलय के भी अणु कायम बदलेंगे, वाष्प अवस्था में बदलेंगे, और धीरे धीरे बदल जाएंगे और इस रिक्त स्थान को भरते जाएंगे वाष्प के अणु। कुछ समय बाद जब पूरा हो जाएगा तो ये द्रव के, ये इसके जो अणु है वाष्प के, ये इसके संपर्क में आएंगे और कायम बदल जाएंगे द्रव अवस्था में। तो धीरे धीरे द्रव अवस्था वाष्प में बदल रही है और वाष्प अवस्था द्रव में बदल रही है। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, दोनों के बीच में साम्य स्थापित हो जाएगा, और साम्य स्थापित होने पर जो ये वाष्प अवस्था का जो अणु है उनके द्वारा जो दाब आरोपित करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक घटक का वाष्प दाब नहीं है। अभी यहाँ कितने घटक का है? दो घटक का वाष्प दाब है, विलायक का भी है और विलय का भी, जिसको हम क्या बोलते हैं? अब ये विलयन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको पीएस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पीएस। अब यहाँ कितने का दाब है? ये घटक ए का भी है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसका भी प्रेशर है, और ये किसका प्रेशर है? घटक ए का है। ये इसका भी प्रेशर है, ये किसका घटक है? घटक बी का प्रेशर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पी एस इक्वल टू क्या होगा? पी ए धन पी बी। अब जो पी एस है वो विलयन का, ये पूरे का है। अब ये किसके बराबर होता है? दोनों घटकों के बराबर होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ दोनों घटक मिले ना, विलायक भी मिला है और विलय भी मिला है, घटक ए भी है और घटक बी भी है, ठीक है ना। और दोनों की ही वाष्प बन रही है, और दोनों की वाष्प बन रही है तो दोनों को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि द्रव है, सॉरी विलयन है ये, तो विलयन को हम क्या बोलेंगे? पीएस। एस मतलब सॉल्यूशन। तो ये प्रेशर जो है विलयन का, उसको हम क्या बोलेंगे? पीएस। और विलयन का बना, लेकिन ये किसका बन रहा है? ये देखिए आप, किसका बन रहा है? ये
दोनों घटक इसमें अंदर मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो उसमें पीए का घटक भी है, पीए की वाष्प भी है और पीबी की है, मतलब घटक ए का वाष्प दाब और पीबी घटक बी का वाष्प दाब। इसके हम एक समीकरण वो देखते हैं कैसे होता है ये। तो यहाँ कैसा है अपना विलियन का वाष्प दाब, ये विलियन का वाष्प दाब। तो विलियन में वाष्प दाब कितने घटक लिए थे हमने, 2 घटक। एक तो विलायक, मतलब इसको क्या बोलेंगे, घटक ए, मतलब विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, और इस घटक का नाम क्या दिया था हमने, ए दिया, तो पी ए, और फिर क्या था धन विलेय का वाष्प दाब। इसको क्या बोला था हमने, पी बी बोला था। ये वाला 2 घटक थे विलयन के अंदर, घटक ए और घटक बी। अब इसको क्या बोलेंगे, विलयन के वाष्प दाब को हम पीएस बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, पीएस। पीएस बराबर क्या होगा, अब वो विलाय का वाष्प दाब, विलाय की भी वाष्प बन रही थी तो पीए बोलेंगे यहाँ पे इसको, और धन विलेय की भी वाष्प बन रही थी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीबी बोलेंगे, ये पीबी। अब हम पीए का मान निकालेंगे, पीबी का मान निकालेंगे। मान लिया जाए ये समीकरण आपकी कितनी हो गई, 1 हो गई, पी एस इक्वल टू पी धन पीबी। अब यहाँ पीए का मान निकालेंगे। देखिए पीए आपको बताया था कि जो किसी भी वाष्प का जो वाष्प दाब होता है वह किसके समानुपाती होता है, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, उस पदार्थ के या विलेय के या विलायक के जो द्रव अवस्था में है और जो जिसकी वाष्प बन रही है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यहाँ क्या होगा, मान लिया जाए P है तो P ए किसके समानुपाती होता है, 1 से 1 है, क्योंकि इसका जो घटक है, मान लिया जाए अपन यहाँ ले लें शुद्ध विलायक, शुद्ध अवस्था में मान लो ए की घटक लिया अपन ने और इसको ढक दिया आपने और इसकी वाष्प बन रही है, यहाँ पे घटक ए की लिया अपन ने, तो यहाँ पे इसका दाब क्या रहेगा, यहाँ पे जो दाब आएगा वो ये देखिए आप, घटक ए है तो इसका दाब क्या रहेगा, पी ए ही रहेगा इसमें यहाँ पे। अब यहाँ पी ए है तो इसकी जो वाष्प बन रही है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगी यहाँ पे, ये ऐसे, क्योंकि यहाँ जो इसके मोल प्रभाज कहाँ पे, इसके यहाँ अंदर है, तो यहाँ जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब किसके समानुपाती हो रही है, जो भी घटक लिया हमने उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। तो इसके मोल प्रभाज को हम क्या कहेंगे, 1 से ए कहेंगे। तो जितनी इसके मोल प्रभाज होंगे इतनी वाष्प बन रही है यहाँ पे, इसी इतना दाब रहेगा यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ पे, तो पी ए समानुपाती 1 से। अब यहाँ देखो ये हो गया आपका पी, ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, पी ए बराबर यहाँ एक स्थिरांक का गुणा होगा के इंटू एक्स है, ये वाला। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 दे दें। अब देखिए, अब यहाँ पीए का मान निकालने के लिए ये पीए का तो मान आ जाएगा, लेकिन के का मान, के एक स्थिरांक है, के का मान निकालने के लिए पूरी समीकरण 2 को हम शुद्ध विलायक के लिए लागू करेंगे। शुद्ध विलायक, हमने इसमें कोई विलेय नहीं डाला है, तो जैसे ही हम इसको शुद्ध विलायक के लागू करते हैं तो पीए किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पीए नहीं रहेगा, यहाँ पीए नॉट ए रहेगा। क्या रहेगा, पीए नॉट ए। तो पीए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीए नॉट ए। अब यदि आपने पीए बराबर पीए नॉट ए लिया है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ घटक ए की है तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स ए का मान 1 प्राप्त होगा। अब दोनों के मान समीकरण 2 में रखने पर इनका मान, ये जो मान निकाले हमने, इनका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ देखो पीए के स्थान पे क्या लिया अपन ने, पीए 0 इक्वल टू के स्थान पे के लिखेंगे और इनटू एक्स के पे क्या लिया अपन ने, 1, ये वाला। तो 1 का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, पीए 0 इक्वल टू के। अब देखो पीए का गुणा के में हुआ, सॉरी के का गुणा 1 में हुआ तो एक के ही आएगा, तो के इक्वल टू पीए 0। के का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। जो स्थिरांक के है, के का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए, ये देखिए अब यहाँ पे समीकरण 2 क्या थी आपकी, पीए। तो पीए को क्या लिखेंगे अपन, ये पीए तो है आपका,
पी ए इक्वल टू, यहाँ देखिए अब के का मान कितना निकाला अपन ने, पी ए जीरो, ये पी ए जीरो हो गया, और आपका एक से लिखा हुआ यहाँ पे उन्हें एक से, ये वाला, ये समीकरण आपकी हो गई 3। इसी प्रकार जैसे पी ए का मान निकाला आपने, इसी प्रकार हम काय का मान निकालेंगे, अब पीबी का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, पीबी का। देखिए अब इसको इसका मान ज्ञात कर लिया हमने, किसका, पीए का मान आ गया है। पीए का मान क्या आया है, पीए बराबर पीए नॉट ए इंटू एक्स है, अर्थात शुद्ध अवस्था में जो विलयन का वाष्प दाब होता है और शुद्ध अवस्था में जो विलय के जो द्रव अवस्था में जो पदार्थ लिया है उसके मोल प्रभाज है, उनके गुणनफल के बराबर इसका पीए का मान होता है। इसी प्रकार हम काय का निकालेंगे, पीबी। तो देखिए अब पीबी समानुपाती, ये भी किसके समान होती है, एक्स बी के, क्योंकि यहाँ मान लिया दूसरा पात्र जो अपन ने दो घटक लिए थे किसी विलायक में, तो घटक बी को क्या बोलते हैं, विलय बोलेंगे अपन, तो एक्स बी होगा इसका मोल प्रभाज। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होगा, पीबी इक्वल टू क्या होगा, पीबी बराबर के इंटू एक्स बी। यहाँ के देखिए आप, के का फिर मान निकालेंगे। के का मान निकालने के लिए के का, अब समीकरण कौन सी दे दें अपन इसको, चौथी समीकरण दे दें। के का मान ज्ञात करने के लिए शुद्ध समीकरण, मतलब कि के का मान ज्ञात करने के लिए माना कि हमने शुद्ध विलायक लिया, मतलब दूसरा पात्र में दूसरा विलय को शुद्ध अवस्था में लिया, विलय को शुद्ध अवस्था में, उसमें कोई एक घटक ही लिया अपन ने, तो पीबी क्या हो जाएगा, पीबी क्या हो जाएगा, पीबी इक्वल टू पी नॉट बी हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि अपन ने कोई घटक मिलाया नहीं उसमें, तो इसमें घटक इसका रहेगा, एक ही घटक रहेगा उसमें। और एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू एक रहेगा, क्योंकि वहां पे घटक मिला ही नहीं है। अब ये दोनों का मान समीकरण 4 में रख दें अपन, तो ये क्या हो जाएगा, पीबी इक्वल टू पीबी इक्वल टू के इंटू एक्स बी का मान क्या है, एक। अब ये पीबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी पीबी नॉट इक्वल टू के और इंटू एक, और पीबी नॉट इक्वल टू क्या होगा, के। अब के का मान समीकरण 4 में रखने पर, के का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब देखिए के का मान क्या आया था, पीबी जीरो। समीकरण 4 में देखो, पीबी इक्वल टू के का मान क्या है, पीबी जीरो इंटू एक्स बी, ये वाला, ये वाला एक्स बी। अब देखो पीबी का मान निकाल लिया अपन ने, ये वाला, और ये किसका निकाल लिया था, पीए का मान निकाल लिया था। अब कहाँ रख दें इसको, पीएस में रख देते हैं मान इसका। देखिए अब यहाँ पे तो पी एस इक्वल टू, पी ए का मान क्या निकाला था, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये निकाला था। अब यहाँ देखिए, अब ये दोनों का इसका मान है, ये इसका मान निकाला आपने। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हमने विलयन लिया है, क्या लिया है, विलयन, क्योंकि दो विलायक थे उसमें, सॉरी दो पदार्थ थे, घटक ए और घटक बी, और दोनों ही क्या थे, वाष्पावस्था में बदलने वाले थे, ये से घटक ए और घटक बी। घटक ए था प्लस घटक बी था। अब दोनों के क्या रहेंगे, आपको मालूम मोल प्रभाज क्या होता है, एक्स ए धन एक्स बी, दो मोल प्रभाज रहेंगे इसमें, और इसका योग कितना होता है, एक होता है। तो एक्स ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी होगा। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे अपन पी एस इक्वल टू, अब देखो एक्स का मान क्या लिखा, पी ए जीरो, और एक्स ए का मान कितना निकला अपन ने, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी, प्लस का चिन्ह, पी बी जीरो इंटू एक्स बी। अब यह देखो पी एस इक्वल टू, अंदर गुणा करेंगे तो एक में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट
माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये वाला। अब यहाँ देखो तीन पद आ गए, 1 2 3। अब इसमें हम क्या लेंगे, एक्स बी समान है, इसका हम क्या ले लेंगे, देखो ये जो समीकरण प्राप्त हो रही है पी एस, यहाँ क्या लेना है, एक्स बी कॉमन ले लेते हैं, ये एक्स बी कॉमन आ गया, एक्स बी। अब यहाँ देखो यहाँ क्या बचा है, एक्स बी कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ पे क्या बचा, ये माइनस पी बी बचा, यहाँ क्या बचा, प्लस पी बी बचा है, एक्स बी कॉमन आ गया आपका, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी बी, ये प्लस है, पी नॉट बी, और ये क्या बचा, माइनस पी नॉट ए, और यहाँ क्या बचा था, प्लस पी ए नॉट, ये वाला। ये समीकरण आपकी यहाँ पे प्राप्त होगी, इसी को बोलेंगे हम वाष्पदाबिनीयता। अब देखिए अगला, यदि दोनों वाष्पशील थे, दोनों घटक क्या थे, वाष्पशील थे, अब हम कौन सा लेंगे, ऐसा घटक लेंगे जो अवाष्पशील हो। क्या लेंगे हम, अब ऐसा घटक लेंगे हम जो अवाष्पशील हो। एक बार और रिवीजन कर लेंगे हम इसको, टेंशन ना लें, समझ में नहीं आया तो। देखो एक ऐसा पात्र लेते हैं हम और उसमें दो घटक लेते हैं, ये वाला, ये घटक एक विलायक लेते हैं और एक विलेय लेते हैं। ये घटक ए ये हो गया विलायक, और घटक बी कौन सा हो गया, विलेय। और कैसा लिया है विलेय, अवाष्पशील विलेय लिया है। क्या लिया है, अवाष्पशील। ये घटक बी क्या है, ये क्या है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील। और घटक ए क्या है, वाष्पशील है। अब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, बताइए, इसको हम गर्म करेंगे तो वाष्प किसके बनेगी, घटक ए की बनेगी, घटक बी की बनेगी, घटक ए की बनेगी, क्योंकि ये कैसा है, विलायक है और वाष्पशील है, और घटक बी है वो कैसा है, अवाष्पशील है। मान लिया जाए इसमें आपने शक्कर डाल दी, पानी लिया और उसमें क्या डाल दिए, शक्कर के अणु डाल दिए, शक्कर के कण डाल दिए, तो शक्कर क्या होगी, घुलेगी, लेकिन उसकी वाष्प बनेगी क्या, नहीं बनेगी। उदाहरण के लिए मान लो आपने वाष्प गर्म करी, उधर ठंडी करके यहाँ पे पानी बना लिया, तो ये पानी मीठा रहेगा, ये पानी का स्वाद रहेगा, कोई मीठा नहीं रहेगा, क्योंकि शक्कर यहीं रह जाएगी, और पानी वाष्पित होते 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 शक्कर यहाँ जम जाएगी पूरी वापस, और पानी इधर आ जाएगा। इसलिए शक्कर कैसी होती है, अवाष्पशील होती है, अवाष्पशील विलेय है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ हमने ढक दिया है, अब इसकी वाष्प बनेगी। अब वाष्प किसकी रहेगी, ये किसकी वाष्प रहेगी, सिर्फ घटक ए की, मतलब विलायक की, अर्थात जल की रहेगी, मान लिया जाए। अब यहाँ पे ये क्या होता है, थोड़ा सा इसकी वाष्प कम बनेगी, क्योंकि ये क्या है, विलेय है, और विलेय क्या रहता है, जैसे ऐसे इसके अंदर घुले रहते हैं विलेय के कण। अब आपको बताया था कि पानी क्या होता है, गर्म होता है और उसकी गतिज बढ़ती है, तो जैसे ही यहाँ जाएगा तो कभी कभी क्या होते हैं, इनके अणु वाष्प के अणु से टकरा जाते हैं, वापस उनकी एनर्जी कम हो जाती है, तो वापस धीरे धीरे क्या होते हैं, वो वापस द्रव अवस्था में आ जाते हैं। मान लिया जाए कोई अपन ने गेंद फेंकी, और गेंद क्या होती है, उसके सामने यदि कोई पर्दा आ गया तो गेंद वहीं गिर जाएगी, या उससे टच हो जाएगी किसी भी पदार्थ से, किसी भी वस्तु से, तो वापस गिर जाएगी, नहीं होगी तो बराबर जहां तक जाना वहां तक जाएगी उसकी। तो इसी तरह से यहाँ पे इसको मान लिया जाए, ये विलायक अणु है, इसने एनर्जी लेकर के ऊपर गया, लेकिन किससे टकरा गया, ये विलेय के अणु से, क्योंकि ये तो अवाष्पशील है, टकराने से इसकी एनर्जी क्या हो गई, वापस कम हो गई, वापस द्रव अवस्था में आ गया, तो इसकी वाष्प यहाँ पे कम बनेगी। यदि शुद्ध विलायक रहते हम तो उसकी वाष्प दाब उस टेम्परेचर पर अधिक होती है वाष्प दाब। मान लिया जाए एक शुद्ध विलायक लिया अपन ने, यहाँ पे यहाँ क्या ले लिया, एक शुद्ध विलायक ले लिया, मतलब शुद्ध जल ले लिया, उसमें कोई विलेय नहीं घुला हुआ है, तो इसको भी हमने छोड़ दिया, इसको भी, इसको बंद करके छोड़ दिया। यहाँ भी वाष्प बनेगी, और यहाँ भी हम इसको गर्म करें, मान लिया जाए यहाँ भी कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ भी क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर भी क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अब यहाँ देखिए इसका वाष्प दाब किसका ज्यादा रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा, और इसका कम रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अवाष्पशील विलेय घुला हुआ है,
और यहाँ पे क्या है, कोई विलायक शुद्ध अवस्था में है और उसमें कोई अवाष्पशील विलेय घुला हुआ नहीं है। तो इतने टेम्परेचर पर इसकी वाष्प अधिक बनेगी और इतने टेम्परेचर इसकी वाष्प कम बनेगी, क्योंकि कम बनेगी तो वाष्प दाब क्या होगा, कम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कम होगा तो किसके कारण हो रहा है, अवाष्पशील विलेय के कारण है। तो इसके संबंध में राउल्ट ने एक नियम दिया था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो उसको क्या बोला था कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो एक निश्चित टेम्परेचर पर उसके वाष्प दाब में जो कमी होती है वो किसके समानुपाती होती है, विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। तो कहने का अर्थ है कि राउल्ट ने क्या नियम दिया था कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है, और वो जो कमी होती है वो किसके कारण होती है, विलेय के मोल प्रभाज के कारण होती है। तो यहाँ देखिए आप थोड़ा सा इसको समझते हैं अपन। अब यहाँ विलय है कि शुद्ध विलायक है कि विलयन है, ये विलयन है तो बोलेंगे तो इसको पीएस ही बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे, पीएस। अब यहाँ पीएस है लेकिन किसके समानुपाती होता है, ये किसका दाब रहेगा यहाँ पर, सिर्फ घटक ए का, घटक ए का रहेगा। तो थोड़ा सा इसको अपनों को ध्यान। अब यहाँ क्या है, हमें राउल्ट का नियम देखना है। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या रहता है कि देखो उसने क्या, राउल्ट द्वारा ये बताया गया था, राउल्ट के नियम में ये बताया गया है कि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। जैसे अपन ने चित्र बनाया था। अब यहाँ पे जो वाष्प ये पीएस बन रहा है, पीएस किसका, ये चूंकि है विलियन, लेकिन पीएस क्या है, विलियन का वाष्प दाब। देखो विलियन का वाष्प दाब। अब विलियन का वाष्प दाब को हम कैसे दर्शाते हैं, पीएस के द्वारा। और ये वास्तव में किसका है, कौन से घटक का वाष्प दाब है, ये का घटक का वाष्प दाब है, पी ए। मतलब क्योंकि हमारा जो घटक ए है विलायक वो कैसा है, वाष्पशील है, और घटक बी विलेय वो कैसा है, अवाष्पशील है। तो ये वाष्प दाब विलियन का है तो विलियन ही है, लेकिन वाष्प किसकी बन रही है, मात्र विलायक की। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पीए बोलेंगे। और हमेशा पीए क्या होता है, पीए किसके समानुपाती होता है, एक से एक है, ये वाला एक से, मतलब पीए का जो वाष्प दाब है वो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो पीएस बराबर पीए समानुपाती एक से। अब ये दोनों बराबर है, ये ले लें या ये ले लें, तो हम ये ले लेते हैं। तो पीए समानुपाती एक से। अब यहाँ जैसे समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा, पीए बराबर के इंटू एक्स है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई आपकी। अब यहाँ देखिए, अब k का मान ज्ञात करेंगे तो k का मान ज्ञात करने के लिए, स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या मानेंगे, इसको शुद्ध अवस्था में मान लेंगे, अर्थात इसमें विलय नहीं घुला हुआ मान लिया जाए। विलायक हमारा शुद्ध अवस्था में, जैसे शुद्ध अवस्था में है तो हम क्या होगा, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए 0 हो जाएगा, और x से इक्वल टू क्या हो जाएगा, x से इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये समीकरण 4 में, समीकरण 1 में हम इसका मान रख देते हैं। तो पी ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, पी ए 0 लिखेंगे। या देखिए आप, पी ए बराबर क्या हो गया, पी ए नॉट, पी नॉट ए इक्वल टू के आपका है, और इसी प्रकार 1 से के स्थान पे क्या जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो पी ए नॉट इक्वल टू के का मान आ गया आपका, क्या आया, पी ए नॉट। तो एक के का मान है समीकरण 1 में रखने पर, के का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या जाएगा, समीकरण 1 देखिए अब यहाँ पे, पी ए बराबर के का मान क्या है, पी ए जीरो इंटू एक्स है। अब देखो ये विलियन है कि विलायक, पूरा शुद्ध विलायक है, विलियन है। तो विलियन में क्या होता है, विलियन का मोल प्रभाज क्या होता है, मोल अंश का मान कितना होता है, एक से धन एक से बी इक्वल टू क्या होता है, 2 घटक है इसके अंदर, तो उसका मान कितना होता है, 1। तो एक्स का मान हमारा क्या है, एक्स है, तो एक्स का मान निकाल लेते हैं अपन यहाँ पे। एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, तो यहाँ एक्स बी रख देते हैं अपन। पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू क्या आएगा, 1 माइनस एक्स बी। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, ये देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे तो पी ए बराबर, पी ए का अंदर गुणा करो आप, तो पी ए 0
माइनस PA0 XB, ये आ गया आपका। अब यहां देखो PA बराबर PA0 माइनस PA XB। अब ये हो गया, अर्थात क्या होता है इसका, तो इसको क्या करेंगे हम, ये पूरा पद इधर ले आते हैं तो ये धनात्मक हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं PA0 XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA0 ऐसे के साथ का PA0 और PA को इधर ले आते हैं PA। अब यहां देखो ये क्या होता है, P XB इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं XB इक्वल टू PA0 माइनस PA बटा PA0। अब देखो यहाँ पे XB क्या है, विलेय का मोल प्रभाज है, अर्थात ये जो है PA0 माइनस PA क्या होता है, वाष्प दाब में कमी। क्योंकि आपको दो चित्र बना के बताए थे कि इसके वाष्प दाब में एक अपने शुद्ध विलायक लिया था और एक क्या लिया था, विलयन लिया था जिसमें अवाष्पशील विलेय घुला हुआ है। दोनों को समान टेम्परेचर पर गर्म करा है तो इसकी वाष्प दाब क्या हो रही है, कम हो रही है, और इसकी वाष्प दाब अधिक थी। तो ये वाष्प दाब में जो कमी आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, PA0 माइनस PA। ये शुद्ध विलायक की वाष्प दाब है और ये क्या है, ये क्या है, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब है। तो ये कम रहेगी और ये ज्यादा रहेगी। इसको घटाएंगे तो क्या होगा, इसका अंतर होगा। इसमें अंतर जो आ रहा है वही क्या होगा, इसको वाष्प दाब में अवनमन बोलेंगे। अवनमन मतलब कमी हो गई है। तो PA0 माइनस PA, और इसमें यदि हम उसका शुद्ध विलायक का यदि भाग लगा देंगे तो उसको बोले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ऊपर वाला पद क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन, और इसमें यदि हम PA0 A का भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलेय में घुले हुए मोल प्रभाज के, जो विलयन के अंदर जो विलेय के मोल प्रभाज है उसके बराबर, उसके कारण होता है। क्योंकि यह वाष्प दाब में कमी किसके कारण आ रही है, विलेय के मोल प्रभाज के कारण तो कमी आ रही है। या तो विलेय के मोल प्रभाज हम क्या करते हैं, इस पर निकाल दें तो वाष्प दाब वापस उसके जैसा हो जाएगा समान टेम्परेचर पर, या फिर इसको हम बढ़ाना पड़ेगा तब उसका वाष्प दाब उसके बराबर होगा शुद्ध विलायक के। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक निश्चित तापमान पर हम देखते हैं कि विलयन का वाष्प दाब और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो इसी को राउल्ट ने समझाया था। राउल्ट के नियम के द्वारा हम समझते हैं कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है वह कम होता है एक निश्चित टेम्परेचर पर, किसके कारण, किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक के। मान लिया जाए यहाँ शुद्ध विलायक ही रहता तो ये ज्यादा रहता वाष्प दाब, और इसमें विलेय घोल दिया तो क्या होगा, इसमें वाष्प दाब कम हो जाता है। तो इसका कारण ये है कि इसमें विलेय घुला हुआ है, तो इसके वाष्प दाब में कमी को हम क्या बोलेंगे, PA0 माइनस PA। तो इसको वाष्प दाब में अवनमन बोलेंगे, लिख सकते हैं अपन इसको। तो PA इक्वल टू क्या होता है, देखो PA0 माइनस PA बराबर क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन। और यदि हम इसमें भाग लगा देंगे इसका, PA0 माइनस PA बटा क्या लिख दें, PA0, तो इसको बोलेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, XB के। अब इसको हम आगे O लिख सकते हैं। XB इक्वल टू क्या होता है, XB इक्वल टू क्या होता है बताइए, XB इक्वल टू क्या लिखा हमने, XB बराबर क्या लिखा, PA0 माइनस PA बटा PA0। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि XB मतलब क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, PA0 क्या है, विलायक की शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, और PA क्या है, विलयन में उपस्थित विलायक की वाष्प दाब, और PA क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अर्थात ये दोनों को कैसे लिख सकते हैं, XB इक्वल टू, अब दोनों को डिफरेंट देख रहे हैं, इसका अंतर देख रहे हैं तो डेल P भी लिख सकते हैं इसको, डेल P बटा PA0 लिख सकते हैं इसको। डेल P क्या है, वही तो अनुमान तो है, अंतर तो है, और इसका यदि भाग लगाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, राउल्ट वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, XB इक्वल टू क्या होता है, NB बटा NA प्लस
एन बी इक्वल टू वही लिखेंगे पी ए जीरो माइनस पी ए बटा पी ए जीरो, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो सूत्र है इसके द्वारा ये जो नेट की परीक्षा में या 11 12th में भी, बोर्ड की परीक्षा में भी कुछ सवाल आते हैं, तो इसको सूत्र की व्युत्पत्ति भी पूछते हैं परीक्षा में। तो उसको थोड़ा जो किस तरह से ये सूत्र व्युत्पन्न हुआ है राउल्ट के नियम अनुसार, इसको थोड़ा सा समझना है अपन को। इस तरह समझ लिया अपन ने। अब यहाँ देखिए आप, ये जो समीकरण है ये हमें किसी भी विलयन में मान दे देंगे कि भाई ये इतना मान है, ये इतना मान है, तो इसको इसकी संख्या निकालो, इसकी संख्या निकालो, ये इसकी संख्या निकालो, इसका मान ज्ञात करो। इस तरह से हम इसको सवाल को हल कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, यदि तनु विलयन हो, ये किसके लिए है? सांद्र विलयन के लिए। ये किसके लिए? ये फार्मूला सांद्र विलयन के लिए। यदि विलयन तनु हो, विलयन का हो, विलयन तनु हो, अत्यंत तनु, मान लिया जाए इसमें 1000 लीटर जल है, मान लिया जाए पात्र में, और उसमें मात्र आपने 10 ग्राम शक्कर घोली है या 5 ग्राम शक्कर घोली है, तो इसमें क्या बहुत अत्यंत तनु विलयन रहेगा वो। तो तनु विलयन के लिए क्या है, ये विलायक के यहाँ के अणु एकदम हट जाएंगे यहाँ से, तो उसको फार्मूला क्या हो जाएगा? एन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन ए, क्योंकि विलायक तो है लेकिन विलय का अणु क्या है, बहुत कम है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? पी ए नॉट माइनस पी ए बटा पी ए नॉट, ये वाला। ये फार्मूला तनु विलयन के लिए लागू होता है, और ये सांद्र विलयन के लागू होता है, और वैसे तनु विलयन के भी लागू हो सकता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का जो गैसीय अवस्था में जो दाब होता है उसको हम वाष्प दाब बोलते हैं। और वो क्या होता है, मान लिया हमने एक पात्र में विलायक लिया और विलायक को गर्म करा, तो उसकी धीरे धीरे वाष्प बनती है। वाष्प बनते बनते उसको यदि हम पात्र को ढक देते हैं तो क्या होता है, उस खाली स्थान में वाष्प इकट्ठे हो जाती है, और फिर यहाँ एक दाब उत्पन्न होता है, उसको हम बोलते हैं वाष्प दाब। और दाब जब उत्पन्न होता है, जब वाष्प किस अवस्था में आ जाएगी? द्रव अवस्था में। और द्रव किस रूप में जाता है? गर्म हो रहा है इधर से ये, तो ये वाष्प अवस्था में जाएगा। दोनों के बीच में एक साम्य स्थापित हो जाएगा। तो साम्य अवस्था में किसी द्रव की सतह पर कोई वाष्प की जो वाष्प के अणुओं के द्वारा जो दाब डाला जाता है उसको हम बोलते हैं वाष्प दाब। हमने दो विलायक का भी देखा आपको, तो दो विलायक के लिए, दो विलयन के लिए कैसा रहेगा? दोनों यदि वाष्पशील है तो क्या रहेगा? पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी लिखा था अपन, इसको भी हल करके देखा। और एक यदि अवाष्पशील रहेगा तो वो क्या रहेगा? पी एस बराबर पी ए समानुपाती एक्स से रहेगा, ये मात्र पी ए रहेगा वो। और ये किसके समानुपाती होता है? एक्स ए के समानुपाती। इसको भी हल करके देखा आपने। तो यदि कोई राउल्ट ने बताया था कि यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में जो कमी आती है उसको वाष्प दाब में अवनमन बोला जाता है। और अवनमन किसको बोलते हैं? पी ए नॉट माइनस पी ए। और यदि उस अवनमन में हम किसका भाग लगा दें? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये समीकरण प्राप्त करी हमने इस तरह से। थोड़ा सा समझिए, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, और हम इसको अगली बार और थोड़ा रिवाइज कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।